Hello. Hello everyone. How are you? आ रही है बच्चों पढ़ाई समझ में? प्रोबेबिलिटी क्लियर हो रही है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे। अब वहाँ से थ्योरी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना? अब हम लोग बात कर रहे हैं टू वेरी इंपॉर्टेंट सैम्पल स्पेसिस की। ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम टॉसिंग ऑफ ए कॉइन और थ्रोइंग ऑफ ए डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, है ना? चलिए देखते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट है आपका। एक्सपेरिमेंट है आपका। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ठीक है ना? तो सैम्पल स्पेस में क्या क्या होगा? सैम्पल स्पेस में एक्चुअली 6 × 36 केसेस बनेंगे। तो उसको डिस्प्ले कर रहे हैं क्योंकि आगे हम कुछ क्वेश्चन उसी सैम्पल स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स बनाएंगे। ये कोई है ना? तो 6 × 6 के मैंने ग्रिड बना लिए। ये डाइस के आउटकम्स है 1 2 3, और दोनों डिस्टिंक्ट डाइस हैं 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? तो ये वाली आउटकम कौन सा बनेगा? 1 1, ऐसे डिस्प्ले करो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो इस तरह से ये 36 इवेंट्स आएंगे जिसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है ना? ये 2 डाइस का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है ना? अब इसमें मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन वही है कि हमने 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया है। अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी दैट टोटल इक्वल्स टू 2, probability that total equals to 3, probability that total equals to 8, total greater than equal to 9, total
इक्वल्स टू 11। टोटल एक प्राइम नंबर है ना। इन केसेस की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है इस एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए डाइस, दो डाइस को थ्रो किया, टोटल 2 एक ही तरह से आ सकता है जब 1 1 आए, और पूरी टेबल देख ली कहीं पर भी सम 2 मिनिमम जब दोनों डाइस पर आएगा। तो आउट ऑफ 36 इवेंट्स केवल एक इवेंट फेवर में है, तो इस केस की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36। दिख रहा है क्या? अच्छा टोटल 2 बोलूँ या फिर मैं प्रोबेबिलिटी दैट टोटल इक्वल टू 12 बोलूँ, वो सेम ही रहेगा यार, है ना। 12 भी देखिए कि मैंने शायद जब दोनों डाइस पर 6 6 आएगा तो वो भी एक केस आएगा। प्रोबेबिलिटी दैट टोटल इक्वल्स टू 3, टोटल 3 आए, टोटल 3 दो तरह से आ सकता है 1 2 और 2 1। तो आउट ऑफ 36 दो केस फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी इज 2/36। अच्छा टोटल 2 पूछूं या फिर मैं टोटल 11 पूछूं, बिकॉज ये जो मैंने आपको डिस्प्ले किया है इसके भी एक रीजन था, इसकी सिमेट्री को ऑब्जर्व करना। ये जो आपका मैंने सैम्पल स्पेस बनाया है इस मैट्रिक्स के थ्रू, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक अबाउट दिस डायगोनल, इस डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यानी जितने 2 को लाने के केसेस होंगे उतने 12 लाने के केसेस होंगे, जितने मैनर से 3 आएगा उतने ही मैनर से 11 आएगा, जितने मैनर से 4 सम आ रहा है उतने ही मैनर से 10 आएगा, जितने मैनर से 5 आ रहा है उतने मैनर से 9 आएगा। And this whole matrix is symmetric with respect to about this diagonal। Actually ये दूसरा diagonal है, actually diagonal हम लोग matrix में ये वाला काउंट करते हैं, है ना। तो इस diagonal के about symmetric होगा। तो 3 के केसेस और 11 के केसेस obviously सेम रहेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट टोटल इक्वल्स टू 8, 8 देखिए कहाँ पर आ रहा है, मिनिमम मैक्सिमम तो चलिए 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन ये कि आप कहेंगे सर क्या हर क्वेश्चन में टेबल बनानी? नहीं, एक्चुअली हमने टेबल इसलिए बनाई क्योंकि अभी हम इस पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे और इस पर रिलेटेड कुछ आपको और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, इसलिए हमने एक टेबल बना लिया है। अदरवाइज अगर नॉर्मल क्वेश्चन हो तो ऐसे ही काउंट कर लेंगे, टोटल 8 चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम तो चलिए पहले डाइस पर 2 ले लो मिनिमम, दूसरे में मैक्सिमम 6, 2 से अब एक एक बढ़ाओ, इसको एक बढ़ाओ, इसको एक कम करो, 3 5 काउंटिंग से निकाल लेंगे, इसको एक बढ़ाओ, इसको कम करो, 4 4, उसके बाद 5 3, आफ्टर दैट 6 2। तो इस तरह से काउंटिंग से निकाल 1 2 3 4 5। तो 5 केस फेवर में आउट ऑफ 36, टोटल 9 हुए, फिर 9 से बढ़ाओ तो 9 आने के मैनर कितने होंगे, एक कम कर दीजिए 1 2 3 4, 4 तरह से 9 आएगा, 10 आएगा, 3 तरह से 4 9 आएगा, 10 आएगा, 3 तरह से 11 आएगा 2 मैनर से, और 12 आएगा सिर्फ और सिर्फ एक मैनर से अपॉन 36, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10/36। नेक्स्ट पार्ट टोटल इक्वल्स टू प्राइम नंबर, सम जो है वो प्राइम नंबर है, सम प्राइम नंबर आने मतलब प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 2 और 3 और 5 और 7, 2 3 5 7 और 11, यही प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो 2 आने के केस कितना, 2 एक ही तरह से आ सकता है, 3 2 मैनर से आता है, 5 देखिए 4 मैनर से आएगा, 4 1 2 3 4, 5 4 मैनर से आता है, 7 सबसे ज्यादा केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 मैनर से 7 आता है, और 11 भी 2 मैनर से आता है ना। तो देख लीजिए टोटल 2 3 5 7 एंड 11। तो 2 आने 2 एक तरह से आएगा, 3 2 मैनर से आएगा, 5 4 मैनर से आ रहा है, या 7 6 मैनर से आ रहा है, और 11 आपका 2 मैनर से आ रहा है। तो 1 + 2 3 + 4 7, 7 और 6 13 और 2 15। तो इसका आंसर आएगा 15/36। ठीक है बच्चों, रब करता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी एक्सपेरिमेंट वही है, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, है ना। अब इसमें क्वेश्चन है, इफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस, if 2 numbers
if two numbers appearing on the dice are different, then find the probability that A एक इवेंट मैंने डिफाइन की, find the probability that their sum is 6, B दूसरी इवेंट है फेस 1 appears, तीसरी इवेंट C डिफाइन किया है sum is 4 or less, D part sum is even, E part sum exceeds 9, sum exceeds 9. ये क्वेश्चन है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट वही है कि हमने दो डाइस को थ्रो किया है। आप ऐसे भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन टुगेदर इफ वी आर गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट देन फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट लाइन देखिए, टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो सारे केसेस काउंट होंगे, लेकिन ये मेंशन किया गया है कि आपने जो दो डाइस थ्रो किए उस पर दोनों नंबर डिफरेंट आए। डिफरेंट आने का मतलब है ये जो 6 पॉसिबिलिटी जो डायगोनल के लॉन्ग दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 ये अपीयर नहीं हो रहा है ना, यानी ये सैंपल स्पेस में काउंट नहीं होगा। तो हम अगर इसको डिलीट करते हैं इस टेबल में से, तो इसको डिलीट करने के बाद सैंपल स्पेस पॉसिबल आउटकम्स की अगर हम बात करें देन देयर आर ओनली 30 पॉसिबल आउटकम्स। तो इन 6 को डिलीट कर दिया मैंने, 30 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इन आउटकम्स में से 30 आउटकम में से देखिए कितने मैनर ऐसे होंगे जिसमें सम 6 आएगा। तो सम 6 आई थिंक यहाँ से काउंट करेंगे हम लोग 5 1 4 2, ये 3 3 काउंट नहीं करना, ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों पर सेम रिजल्ट काउंट नहीं करना है। इसको हमने डायगोनल को डिलीट कर दिया है। 1 2 3 4 केसेस होंगे आउट ऑफ 30। सैंपल से सिर्फ 30 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ये मेंशन किया हुआ है कि दोनों डाइस पर डिफरेंट नंबर आ रहा है, यानी रेस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस है। सेकेंड इवेंट है फेस 1 अपीयर्स, फेस 1 आए। तो फेस 1 देखिए कहाँ पर आ रहा है, एक तो पहली रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है। लेकिन इसमें मेरे को ये वाला जंक्शन हटाना पड़ेगा, ये जंक्शन इसलिए हटाएंगे क्योंकि दोनों पर डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो इसको छोड़ दीजिए, तो 5 आ जाएगा फर्स्ट रो में और 5 आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में। 5 + 5 दैट इज 10। ठीक है ना। सी पार्ट सम इज 4 और लेस, सम या तो 4 आए या 4 से छोटा आए। तो 4 देखिए कितने तरह से आएगा 1 2, इसको हटाने 3 आएगा 2 मैनर से। तो 4 आने के मैनर कितने हैं 2, और 3 आने के भी 2 मैनर से। 2 को तो मैं काउंट करूंगा नहीं, 2 एक ही मैनर से आएगा, लेकिन वो काउंट नहीं करना है, दोनों पर सेम है। आउट ऑफ 30 दैट इज 4/30। डी पार्ट सम इज इवन, सम इवन आए, इवन आने मतलब 2 आने के केसेस, 2 आने के केसेस है नहीं, 4 आने के केसेस काउंट करिए 3 1 और 1 3 2। अब 4 या 6 काउंट करिए 1 2 3 4। आफ्टर दैट 8 आने के केसेस, 8 आने के केसेस 1 2 3 4। आफ्टर दैट 10 के केसेस, तो 10 के केसेस वही आ जाएंगे 2, है ना, सिमेट्रिक आ जाएगी। जितने मैनर से आपका 4 आ रहा है उतने ही मैनर से आपका 10 आएगा, जितने मैनर से 6 आ रहा है उतने मैनर से 8 आएगा। ठीक है ना। तो आउट ऑफ 30 4 4 8 2 10 2 12, 12/30। लास्ट केस है सम एक्सीड्स 9, सम 9 से बड़ा है। 9 से बड़ा का मतलब 10 का केस, 11 का केस और 12 का केस। तो 10 कितने मैनर से आ रहा है अभी काउंट किए था 1 + 1 2, 10 दो तरह से आ रहा है। 11 की बात करें वो भी 2 तरह से आ रहा है। 12 हमें लेना नहीं क्योंकि दोनों पर सेम नंबर आएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ गया 4/30।
30, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट वही है, पेयर ऑफ ए डाइस इज थ्रोन, मतलब दो डाइस को थ्रो किया है। अब मैं इसमें दो इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ। एक इवेंट डिफाइन की सम ऑफ टू नंबर्स इज 6। सम ऑफ टू नंबर्स इज 6, मतलब मैंने दो जो डाइस थ्रो किए तो दोनों का सम 6 होना चाहिए। एक दूसरी इवेंट बी डिफाइन की है, लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4। जो दो नंबर है उनमें से जो लार्जेस्ट नंबर है दैट इज 4, है ना। अब आपको निकालना है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। एक्सपेरिमेंट सेम है, आप ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन ये है कि पेयर ऑफ ए डाइस इज थ्रोन एंड टू इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज, ए ये है बी है और ये प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं ये जो इवेंट है इसकी अगर मैं बात करूं, इसको इस सैंपल स्पेस में डिस्प्ले करना चाहूँ तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 6, है ना। तो आपकी बार ये नहीं बोला गया कि दोनों डाइस पर डिफरेंट नंबर आएगा, ये नेचुरल सैंपल स्पेस जो दो डाइस के एक्सपेरिमेंट मिलता है वही पूरा सैंपल स्पेस लेना है। तो दो नंबर्स का सम 6 है, तो आई थिंक ये वाली इवेंट ये बन जाएगी। कलर यूज कर लिया जाए, डिफरेंट कलर यूज करते हैं, पिंक कलर या ठीक है बच्चों। तो पिंक कलर से मैंने इवेंट्स ए को यहां पर डिस्प्ले कर दिया है, देख रहा होगा। इवेंट बी क्या, लार्जेस्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 4, मतलब जो दो डाइस को आपने थ्रो किया उन दोनों डाइस में जो लार्जेस्ट नंबर आ रहा है वो 4 होना चाहिए, वो 4 होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर 4, यानी 4 तो होना ही चाहिए और 4 से बड़ा नंबर अपियर नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ये वाला आ जाएगा, जैसा 4 अपियर हो, 4th कॉलम और 4th रो, है ना। 4th कॉलम 4th रो, फिर से कलर चेंज करते हैं, समथिंग लाइक दैट, ये ले लिया। ये इवेंट बन गई है। समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। अब यार देखिए ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे। यूनियन तो आप जानते हैं, यूनियन में हर एलिमेंट को काउंट करना पड़ता है, कॉमन एलिमेंट एक बार लिखा जाता है ना। तो यूनियन की बात करें तो पहले तो ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं अपने पास बी में, 7 इधर हो जाएंगे, एक ये 8, ये 9 और ये 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये यूनियन बी का मतलब है इधर ए और बी है, ए और बी में से कम एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए और बी, है ना। तो ए वाले सारे केस काउंट करो और बी वाले, लेकिन बी के बोलेंगे जो एक साथ कॉमन नहीं है। तो 1 2 3 4 5, ए के 5 हो गए, 6 ये छोड़ देंगे, 7 8 9 ये छोड़ देंगे, 10। तो 10 आउट ऑफ 36। तो 36 क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस कंप्लीट सारी पॉसिबिलिटी लेंगे। आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन कितने दिख रहे हैं, तो कॉमन तो मुझे दो ही दिखते हैं यार, एक तो 4 2 और एक 2 4।
2 आउट ऑफ 36, इस तरह से, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं आप पूरा टेबल बनाए, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जेईई मेंस में आता है, तो आप ए और बी इवेंट अलग से डिफाइन कर लें और फिर उसे कॉमन लेके देख सकते हैं यूनियन में क्या आएगा और इंटरसेक्शन में क्या आएगा। तो ये तो पहला एक्सपेरिमेंट हो गया कि जब हमने 2 डाइस को थ्रो किया, उसकी बात कर ली। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, ठीक है ना। अब अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 केसेस आएंगे। कौन कौन से केसेस आएंगे? 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 2 टाइम्स। अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए, अब सपोज करो कॉइन को हम 3 बार टॉस करते हैं, तो 3 बार को टॉस करेंगे, 2 to the 4 to the 8, 8 केसेस आएंगे। वो 8 केसेस अगर लिखना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ये जो 4 केस लिखे इन्हीं को पहले कॉपी कर लो। एच एच, एच टी, टी एच, टी टी लिख दिया, और एक बार इन 8 के साथ एक बार इन 4 के साथ एच ले लो, और एक बार इन 4 के साथ टी ले लो। ये सबसे अच्छा तरीका होता है डिस्प्ले करने का, है ना। ये कौन सा केस आ गया? जब हमने 2 कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है। तो 8 केसेस आएंगे, सारे 8 केसेस मैंने लिख दिए। सपोज करो हम 4 टाइम कॉइन्स टॉस करते हैं, तो टोटल कितने केसेस आएंगे? 2 to the 4 to the 8 to the 16, 2 raised to the power 4, 16 केसेस आएंगे। अगर उन 16 केसेस को डिस्प्ले करना हो तो आसान तरीका, 8 केस जो मैंने बनाए हैं, इन्हीं 8 को कॉपी कर लो। एच एच, ट्रिपल एच, एच टी एच, यानी 8 केस तो मैं पहले बना ही रखे हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं। टी एच एच, टी टी एच, एच एस टी, एच टी टी, एच टी टी, टी एस टी और टी 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 कर लिया। तो एक बार इन 8 के साथ H और एक बार इन 8 के साथ T। कुछ लोग इसको ट्री डायग्राम से भी कर लेते हैं, चॉइस है आपकी। बस मैं ऐसे ही थोड़ा टाइम पास टाइप का काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपन आराम से पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी टाइम दे के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल वो केसेस आ गए जिसमें हमने कॉइन को 4 बार टॉस किया है। तो 16 केसेस आएंगे, सारे केस डिस्प्ले कर दिए। अब इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। A coin is tossed 4 times. A coin is tossed 4 times. Find the following probabilities. Find the following probabilities. एक केस है, पहला पार्ट है, हेड एंड टेल कम अल्टरनेटली। हेड और टेल अल्टरनेट आए, 1 by 1 चलते हैं, है ना। तो अगर एक कॉइन को 4 बार टॉस करेंगे तो सैंपल में 16 केसेस, 16 स्ट्रिंग्स बनी दिख रही हैं यहाँ पर, है ना। 16 स्ट्रिंग्स में से मेरे को वो स्ट्रिंग्स पिक करनी है जिसमें हेड और टेल अल्टरनेट आ रहे हों। तो हेड और टेल अल्टरनेट आने वाले 2 केसेस होंगे जिसमें एच टी, देखो एक तो ये दिख रहा है एच टी एस टी, और एक टी एच, एक और आएगा कौन सा, इस पर टी से स्टार्ट होगा, टी
TH ये रहा, दो केस आएंगे। तो ये तो हमने सैंपल स्पेस डिस्प्ले की आवाज से पिक कर लिया। अगर हम सैंपल स्पेस डिस्प्ले नहीं करते, ये कुछ भी नहीं करते, तो आप ऐसे कर सकते, हेड और टेल अल्टरनेट आना है तो दो टेल बना लिए। अब दो टेल के गैप में 2H डाल दो, लेकिन कंडीशन है कि ये वाला गैप होना चाहिए, क्योंकि हेड और टेल अल्टरनेट चाहिए, यानी हेड भी सेपरेटेड हो और टेल भी सेपरेटेड हो। तो यहाँ पर तो एक H हम डालेंगे ही सही, जिससे ये दोनों टेल सेपरेट हो जाए, और इन दोनों में से कोई भी एक गैप सेलेक्ट करो, वहां पर एक उठा के H डाल दो, तो 2C1 आ जाएगा फेवर में। और नीचे कितने केस आएंगे? अपॉन 16, दैट इज 2/16, है ना। तो 16 स्ट्रिंग में से 2 स्ट्रिंग फेवरेबल होंगी। ये पहले पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ हेड्स इज मोर देन नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड्स इज मोर देन नंबर ऑफ टेल्स। हेड्स ज्यादा है टेल से, है ना। तो नंबर ऑफ हेड्स इज मोर देन नंबर ऑफ टेल्स का मतलब या तो चारों हेड है, या फिर 3 हेड और 1 टेल, चारों हेड या फिर 3 हेड 1 टेल। तो एक केस बन गया ऑल हेड्स, इसका सिर्फ एक ही केस आएगा, है ना। दूसरा केस आएगा कि 3 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए, लेकिन इसके इंटरनल 4 केसेस होंगे। 4 केसेस कैसे होंगे? जैसे 3 हेड बना लीजिए तो उनसे गैप्स बन जाएंगे। कितने गैप बन जाएंगे? 4 गैप बन जाएंगे। 4 में से किसी भी एक गैप में उठा के टेल डाल दीजिए। तो ऐसे 4 में से कोई भी एक गैप का सिलेक्शन 4C1 मैनर से होगा। तो इधर टेल डाल दो, इधर टेल डाल दो भाई। या ऐसे भी देख सकते हो कि 4 बार टॉस किया, 1 बार टेल चाहिए, तो टेल फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आ सकता है, सेकेंड अटेम्प्ट में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है और फोर्थ में भी आ सकता है। बाकी तीनों पे हेड आ जाएगा। तो इसके 4 केस बनेंगे, इसका 1 केस। टोटल कितने केस आ गए? 5 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आएगी? 16 स्ट्रिंग में से 5 स्ट्रिंग फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी इज 5/16। ठीक है ना। नेक्स्ट सी पार्ट, no 2 consecutive head occurs. No 2 consecutive heads occur, यानी कोई भी 2 हेड कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। कंसेक्यूटिव ट्रायल्स में हेड नहीं आना चाहिए, ये बोला गया है। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ट्रायल्स में हेड ना आए। तो इसको मैं ऐसे केस बना सकता हूं। एक केस हो गया ऑल टेल्स, चारों बार टेल आ जाए तो हेड तो आई ही नहीं। जैसे एक पॉइंट को 4 बार टॉस किया और मैंने एक स्टूडेंट से बेट लगाई है कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टॉसेस पर हेड नहीं आएगा। तो कौन कौन से केसेस मेरे को जिताएंगे, मेरे फेवर में क्या क्या होगा। सपोज करो चारों बार टेल आया तो ऑब्वियस सी बात है मैं ही जीतूंगा, है ना। और ऐसा सिर्फ एक ही मैनर से हो सकता है, एक ही स्ट्रिंग होगी ऐसी, है ना। या एक वो केस ले जिसमें 3 बार टेल आए और 1 हेड आए, 3 टेल और 1 हेड, और इसके इंटरनल कितने केस बनेंगे? 4। आप चाहे इसका अरेंजमेंट काउंट कर लो, फैक्टोरियल 4/3, 3 आइडेंटिकल टी फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दे, जैसा मैंने यहाँ पे आपको समझाया भी था। तो इसके इंटरनल 4 केसेस बनेंगे। फाइट तब होगी जब 2 टेल और 2 हेड आएंगे। जब 2 टेल और 2 हेड आएंगे तो भी कुछ केसेस में मैं विन कर सकता हूं, लेकिन मेरे को जिताने वाले वो केसेस होंगे जिसमें दोनों हेड कंसेक्यूटिव ना हो। तो एक काम करते हैं, 2 टेल और 2 हेड में हम वो केस लेते हैं जिसमें दोनों हेड को मैंने गैप में डाला है, यानी जो 2 हेड हैं वो इन 3 में से कोई 2 गैप में आ जाए। तो हेड कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए। टेल पर कोई रेस्ट्रिक्शन, टेल कंसेक्यूटिव हो सकते हैं लेकिन हेड कंसेक्यूटिव ना हो। तो 3 में से कोई भी 2 गैप सेलेक्ट कर लो। तो इसके 3 केसेस बन जाएंगे, इसका 1 केस, इसके 4 केस। इसके ये तो हेड यहाँ पे आ जाए, अगर हेड यहाँ पर भी आ जाए तो भी हेड सेपरेट हो जाएगा, इधर आ जाए तो भी सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों? 4 + 1 5 और ये वैल्यू होती 3, दैट इज 8/16 आगे प्रोबेबिलिटी, है ना। डी पार्ट,
at least two consecutive head occurs. At least two consecutive head occurs. तो वैसे तो समझ में आ रहा है कि यार ये वाली इवेंट ऊपर वाली इवेंट का निगेशन है. निगेशन इन द सेंस कि मतलब जो ऊपर वाले इवेंट में केस छूट जाएंगे वो सारे केस यहाँ पर आएंगे. इसका कोई एलिमेंट इससे मैच नहीं करेगा क्योंकि उसमें बोला गया दोनों कंसेक्यूटिव हेड नहीं चाहिए, इसमें बोला कम से कम दो तो चाहिए. अच्छा, इसमें एक बात ये भी थी कि तीन टेल और एक टेल और तीन हेड का तो केस बनेगा नहीं. एक टेल और तीन हेड लेंगे तो दो हेड कंसेक्यूटिव हो ही जाएंगे क्योंकि इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते. ठीक है ना. अच्छा, इसको अगर हम बेस्ट तो हमने देखा कि 16 केसेस थे तो 8 केसेस इसमें आ गए तो बचे हुए 8 इसमें आ जाएंगे क्योंकि ये इसका निगेशन है, अपोजिट केसेस हैं. और अगर हम इसको इंडिपेंडेंट ट्राई करें, मान लो कि केवल यही पार्ट आया, ऊपर से मतलब नहीं है, तो एटलीस्ट टू कंसेक्यूटिव हेड का मतलब क्या हुआ कि कम से कम दो कंसेक्यूटिव हेड मुझे चाहिए. तो वो कौन सा केस होगा जिसमें मैं विन करूंगा? एक केस वो होगा जिसमें चारों हेड आ जाए. चारों हेड आएंगे तो मैं ही विन करूंगा क्योंकि मैंने बोला कम से कम दो हेड कंसेक्यूटिव जरूर होंगे. एक और केस मेरे फेवर में आएगा जिसमें तीन टॉसेस पर हेड आ जाए, एक पर टेल आए. तीन पर हेड एक पर टेल, तो टेल कहीं पर भी ले लो, दो हेड तो कंसेक्यूटिव आएंगे ही सही. और इसके इंटरनल अरेंजमेंट कितने बनेंगे? इसके 4 इंटरनल अरेंजमेंट. इसका सिर्फ एक ही अरेंजमेंट आएगा, है ना. फाइट तब होगी जब दो हेड और दो टेल आएंगे. तो दो हेड और दो टेल आए तो पहले की तरह टेल के गैप बना लीजिए, है ना, और दो हेड का एक पैकेट बनाइए क्यों मुझे इन दोनों को साथ रखना है. और इस पूरे पैकेट को उठाकर चाहे इस गैप में डाल दो, चाहे इधर डाल दो, चाहे इधर गैप डाल दो. तीन में से कोई भी एक गैप सेलेक्ट करो और उस गैप में दोनों हेड का पैकेट उठाकर डाल दो. 3C1, है ना. तो इसके 3 केस, इसके 4 केस, इसके 1 केस. तो ये वाली प्रोबेबिलिटी 4 3 7 1 8 8/16 आ रही बात समझ में. तो इस एक्सपेरिमेंट में ये दो इवेंट C और D ये बहुत ही स्पेशल केसेस हैं क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देने जा रहा हूँ. ये ध्यान से आपने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि इसमें जो 8 केसेस आएंगे वो इसके किसी भी केस से मैच नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनके केसेस और इनके केसेस को ऐड कर लें तो इनमें कैपेसिटी है इन दो इवेंट में पूरे सैंपल स्पेस को जनरेट करने की. सारे 16 केसेस इन दो इवेंट से काउंट हो रहे हैं क्या? और इनका कोई केस आपस में मैच करता भी नहीं है और इन सभी की प्रोबेबिलिटी भी सेम है. इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है. यानी यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि इवेंट C एंड D आर इक्वली लाइकली मतलब इक्वल प्रोबेबल है, सभी के इक्वल चांसेस हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन द सेंस कि कोई भी एलिमेंट इसके साथ मैच नहीं कर रहा है. C और D एक साथ हैपन नहीं हो सकते. एंड तीसरा मैं कमेंट दे रहा हूँ, C एंड D आर एग्जॉस्टिव इवेंट. एग्जॉस्टिव का मतलब C और D का अगर यूनियन ले लिया जाए तो ये सारे 16 केसेस जो मैंने यहाँ पे लिखे सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे. इनमें कैपेसिटी है सैंपल स्पेस को जनरेट करने की. तो कमेंट है तो मैं इसको लिख देता हूँ जैसे रिवाइज करते टाइम आपके माइंड में सारे पॉइंट्स आए. Event C and D are equally likely, mutually exclusive, and exhaustive. ठीक है ना. चल आगे मूव करते हैं. स्टार्टिंग है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन क्या है? वैसे तो
इंडिपेंडेंट इवेंट इसके टाइटल से ही समझ में आता है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दो इवेंट को हम इंडिपेंडेंट तब बोलते हैं जब एक के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग का दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे ए इवेंट हैपन हो या ना हो, इसका बी से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी बी की प्रोबेबिलिटी पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि ए हैपन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है ना। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज के थ्रू मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बाद में एक मैथमेटिकल अप्रोच भी बताऊंगा कि दो इवेंट को इंडिपेंडेंट अगर प्रूव करना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस से एडवांस में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दो इवेंट या तीन इवेंट को कैसे हम इंडिपेंडेंट चेक करते हैं। तो उसका मैथमेटिकल अप्रोच आगे बताया जाएगा। अभी बस जस्ट थ्योरी देके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। Two events are said to be independent if occurrence or non-occurrence of one event does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of the second event। ये मैंने आपको बोला था कि दो इवेंट को हम इंडिपेंडेंट तब बोलेंगे जब एक के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग का दूसरे पर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, यानी दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि पहली हैपन हुई है या नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, one person throwing a dice and इसमें हमने इवेंट डिफाइन किए फेज 6 कम्स अप। ये पहली इवेंट है। दूसरी इवेंट क्या है? अदर पर्सन टॉसिंग अ कॉइन, है ना। और इसमें हमने इवेंट डिफाइन की हेड कम्स अप। तो वैसे समझ में आ गया यार, एक पर्सन ने डाइस को थ्रो किया, दूसरे ने कॉइन को टॉस किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डाइस पर 6 आए या ना आए उसका कॉइन से कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो ये दोनों इवेंट कैसे हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट, है ना। बाकी बातें हम आगे करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि प्रूफ कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स में। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम। Generalized addition theorem, if A and B are any two events of the sample space S,
अगर ए और बी सैंपल स्पेस एस की कोई दो इवेंट हैं, देन एडिशन थ्योरम बच्चों क्या होती है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसा कुछ रिजल्ट आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए यूनियन बी का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, मतलब ये कहाँ पर लगानी होती है, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी, है ना। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, यानी ए या बी में से कम एक इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, जहां पर ये बोला जाए, जैसे मैं बोलूं कि एक बॉक्स है जिसमें 100 टिकट्स हैं और एक इवेंट डिफाइन की जो टिकट पर नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, बी एक इवेंट डिफाइन की जिससे टिकट पर जो नंबर वो 7 से डिविजिबल है। अब क्वेश्चन बनाया कि उस बॉक्स में मैंने एक टिकट को रैंडमली पिक किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो टिकट पर नंबर आता है वो या तो 3 से डिविजिबल है या फिर 7 से डिविजिबल है, इधर डिविजिबल बाई 3 और 7। तो इधर दिस और द यूनियन का मतलब होता है बच्चों और, तो जहाँ पर ये और टाइप की पिक्चर आ जाए तो समझ लो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, एडिशन थ्योरम, है ना। चलिए प्रूफ कर लेते हैं इसको, एडिशन थ्योरम को। ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है ना। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए और बी को कवर करने वाले जो दो सर्कल्स हैं, इन पूरे सर्कल्स का एरिया सपोज कर लिया आपको बताना, ये जो बाउंडेड रीजन है दो सर्कल से उसका रीजन बताना है, जो रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया ये कवर कर रहे हैं। तो मैंने ए वाला सर्कल पूरा कर ले लिया, यानी ए वाला सर्कल का टोटल एरिया काउंट कर लिया, और ए वाला टोटल काउंट करना, बी वाला फिर से टोटल काउंट कर लिया। तो ये जो कॉमन पार्ट है ना, कॉमन पार्ट ए में भी काउंट हो गया है और ये बी में भी काउंट हो गया, तो इसकी रिकाउंटिंग हो गई, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। कुछ वैसा ही है। इसको हम प्रूफ करना तो सेट थ्योरी से प्रूफ कर सकते हैं। वी नो दैट, अपन को जानते हैं number of elements in A union B, number of elements in A union B is equal to n of A plus n of B। ये सब लोग 9th-10th में ये सब पढ़ लेते थे फॉर्मूले, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही एलिमेंट्री है ना। आई थिंक पढ़े होंगे आप लोगों ने भी, ये लिख दिया। अब यार रिजल्ट को मेरे को प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लाना है, तो क्या करेंगे, इसी रिजल्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस उससे डिवाइड दे दीजिए, जिससे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ये रिजल्ट आ जाए। n ऑफ s, n ऑफ s मींस टोटल नंबर एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो ये लाइन बन जाएगी n ऑफ a यूनियन b अपॉन ns कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है क्या। अच्छा, n ऑफ a यूनियन b अपॉन ns ये भी बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आपकी यही होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है क्या। नोट किया बच्चों। अब यार यहाँ से कुछ अपन होममेड फॉर्मूले भी अपन इसके लिए बना सकते हैं। देखिए होममेड फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, जैसे आप इन रीजन्स को अगर आप पहचानते हैं, ये तो खैर सैंपल स्पेस है ना। और ये कौन सा रीजन होगा, ये वाला, मतलब ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इस रीजन वो एलिमेंट आएंगे जो ए में तो होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं और बी फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स हैं, तो इस रीजन में वो प्लेयर्स आएंगे हु आर प्लेइंग ओनली क्रिकेट, जो सिर्फ क्रिकेट खेलना जानते हैं। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट दिस रीजन, ये वाला जो ए वाले सर्कल के राइट में है, तो ये वो प्लेयर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलना जानते हैं, दे हैव नो इंटरेस्ट इन प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हो जाएगा ए बार इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी बार, ये ए बार इंटरसेक्शन बी। और ये कौन सा रीजन है, ये वो प्लेयर है जो क्रिकेट खेलना भी जानते हैं और
फुटबॉल भी खेलना जानते हैं, ऑलराउंडर, कोई भी गेम खिला लीजिए आप, इनको खेलते ही रहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी। आ रही है बात बच्चों समझ में? अच्छा, और ये जो बाहर वाला रीजन है, इसमें वो स्टूडेंट आएंगे जो ना तो क्रिकेट खेलना जानते हैं और ना फुटबॉल खेलना जानते हैं, कोई भी गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे। समझ में आया क्या? तो ए बार इंटरसेक्शन बी बार, नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, ये आउटसाइड वाला रीजन आ गया। अब यार मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी का फॉर्मूला पूछेंगे तो मैं कुछ होममेड टाइप के फॉर्मूले बना सकता हूँ एरिया की हेल्प से। प्रोबेबिलिटी ए यूनिट बी का मतलब ए वाला पूरा सर्कल ले लिया, ए वाला पूरा सर्कल ले लिया और इसमें ये वाला पार्ट ऐड कर दिया, इतना ए बार इंटरसेक्शन बी। बोलिए ऐड कर सकते हैं क्या? आप ऐसा भी कर सकते थे, बी वाला पूरा सर्कल ले लें, बी वाला पूरा सर्कल ले लें और बी वाले में हम ये वाला पार्ट ऐड कर दें, ये वाला पार्ट, बी वाला पूरा सर्कल ले लिया, बी में ये वाला पार्ट ऐड कर दिया। कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर ऐसा करें ये तीनों पीसेस को अलग अलग ऐड कर दे, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, क्योंकि ये तीनों कैसे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई भी एलिमेंट कॉमन आएगा ही नहीं, तो तीनों को ऐड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, इन तीनों को ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर ऐसा करिए कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब बच्चों ये क्या, सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो पूरे रेक्टेंगल में से बाहर वाला रीजन अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो अपने आप अंदर वाला आ जाए, सर्कल वाला रीजन आ जाएगा। अब पूरा रेक्टेंगल की प्रोबेबिलिटी मतलब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से आउटसाइड वाला पार्ट, इस वाला पार्ट, नाइदर ए नॉर बी, यानी क्लासरूम में से वो स्टूडेंट आप हटा दीजिए जो ना तो क्रिकेट खेलना जानते ना फुटबॉल खेलना जानते, तो जो बचेंगे वो कम से कम वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें कम से कम एक गेम खेलना आता है, यानी ये वाले रीजन के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। फॉलो कर रहे हैं बच्चों? अच्छा, कुछ और बात कर लें। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आपसे ये ना पूछ के आपसे ही पूछा जाता है, एक स्टूडेंट को क्लास से हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना जानता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार निकालना है, यानी ये वाला पार्ट, तो ए वाला सर्कल पूरा ले लो और ए वाले सर्कल में से कॉमन पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी पूछा जाए, ए बार इंटरसेक्शन बी यानी ये वाला पार्ट, ओनली बी वाला पार्ट, तो बी वाला पूरा सर्कल ले लो, उससे कॉमन पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। आ रही है बात बच्चों समझ में? चलिए आफ्टर दैट कुछ और पॉइंट पर बात कर लेते हैं। सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको हम डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। आई होप आप फैमिलियर होंगे, इनकेस नहीं है तो नोट कर लीजिए। डिमॉर्गन लॉ ये होता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो जब हम इस कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब पहले समझना यार, ए यूनियन बी कौन सा रीजन है, दोनों सर्कल से जो कवर्ड रीजन है इस रेक्टेंगल के अंदर, उसको हम ए यूनियन बी बोलते हैं। उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हम इस दो सर्कल से कवर्ड रीजन को इस रेक्टेंगल में से कट करके निकालना चाहिए, यानी सिजर ले आइए और ये जो सर्कल से जो बाउंड्री रीजन कवर हो रहा है इसको यहाँ से निकाल लीजिए, तो बचा हुआ जो रेक्टेंगल में रीजन होगा उसे बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम इस कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये बन जाएगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार, जिसको मैंने यहाँ पे शो किया। देखिए ये जो बाहर वाला रीजन है वही क्या होता है, नाइदर ए नॉर बी। और इन केस हम लोग अगर इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन को सीधर से कट कीजिए और इस रेक्टेंगल में से बाहर निकाल लीजिए, तो बचा हुआ जो पार्ट है ये वाला पूरा, इधर वाला और इधर वाला पूरा,
तो जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ए बार इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में, ए बार यूनियन बी बार। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट एक दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली बात है, पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। ए यूनियन बी मतलब सर्कल का रीजन और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है बाहर वाला रीजन, तो पूरा ऐड करेंगे तो पूरा रेक्टेंगल आ जाए। पूरा रेक्टेंगल मतलब सैंपल स्पेस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। अच्छा, अब हम एडिशन थ्योरम में एक स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। स्पेशल केस अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये पढ़ा था। लेकिन अगर इन केस ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ए और बी कैसी इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए और बी में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो अगर ए और बी में कोई पॉइंट कॉमन नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5, और 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो वो स्पेशल केस की बात कर रहे हैं एडिशन थ्योरम में। स्पेशल केस, इफ ए एंड बी आर mutually exclusive events, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दैट इज ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5, यानी ए इंटरसेक्शन बी 5, यानी दोनों का ज्वाइंट अकरेंस इम्पॉसिबल इवेंट है। और अगर ये इम्पॉसिबल इवेंट है देन ऑब्वियसली इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों की आ जाएगी 0। तो उस केस में जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उस केस में एडिशन थ्योरम किस फॉर्म में आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट तो वो 0 हो जाएगा। और इसको आप ऐसे सपोज कर सकते हैं, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को अगर हम वेन डायग्राम में शो करें, रिप्रेजेंट करें, तो उनके सर्कल्स जो होंगे वो नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। मतलब कुछ ऐसा होगा जैसे ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है, कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं। अब मैं ए यूनियन बी की बात करूँ तो ये पूरा एरिया ये वाला और पूरा एरिया ये वाला, तो दोनों एरिया इंडिपेंडेंटली ऐड कर, मतलब निकालिए और उनको ऐड कर लीजिए, ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है ना। Next, if A and B are exhaustive events, अगर A और B exhaustive events हैं, then probability of A union B क्या आ जाएगा, 1। exhaustive का मतलब उसके beyond कोई possibility नहीं है, यानी उनमें कैपेसिटी है पूरे सैंपल स्पेस को जनरेट करने की। यानी ए यूनियन बी लिया जाए तो पूरा क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की देखिए डेफिनेशन क्या है, रेस्पॉन्स लेते हैं। जैसे ए और बी किसी सैंपल स्पेस की 2 इवेंट है ना, और इवेंट बी पहले हैपन हो चुकी है, इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, और इवेंट बी के हैपन होने के बाद अगर मुझे ए के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसे हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
ए और बी कोई दो इवेंट है, बी हैपन हो चुकी है, बी के हैपन होने के बाद में जब हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी, और इसे रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट द इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है ना, तो इसे बोलेंगे ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बी हैपन हो चुकी है तो बी के हैपन होने का ए के सैंपल स्पेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँ तो मैंने दो डाइस को थ्रो किया और एक इवेंट डिफाइन कर दी, गिवन है कि सम 8 आया है, यानी ये इवेंट हैपन हो चुकी है 2 6। सम 8 कितनी तरह से आता है, आई थिंक 5 मैनर से आता है, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, है ना। तो ये गिवन है कि सम 8 आया है। अब मैं कहता हूँ इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि पहले वाले डाइस पर इवन नंबर आया हो। दो डाइस मैंने थ्रो किए, सम 8 आया, यानी कौन सा केस हो चुका है, ये वाला इवेंट हो चुकी है 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ये इवेंट हैपन हो चुकी है। अब इस इवेंट के हैपन होने के बाद मैं बोल रहा हूँ इस बात के चांसेस क्या होंगे कि पहले वाले डाइस पर इवन नंबर आया हो। तो अब जो हम बाद वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसके लिए एक तरह से ये सैंपल स्पेस का काम करेगा। आ रही है बात समझ में? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं इसका। इफ A and B are any two events of the sample space, if A and B are any two events of the sample space, then the probability of happening, then the probability of happening of the event A under the condition that event B has already occurred is known as conditional probability of A. Is known as conditional probability of A and is denoted by conditional probability of A and is denoted by probability of A for given B, है ना। ए और बी सैंपल स्पेस की कोई दो इवेंट है, इवेंट बी पहले हैपन हो चुकी है, बी के हैपन होने के बाद में ए के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको किससे नोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी, है ना। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, है ना। अब समझना जरा है, बी इवेंट पहले हैपन हो चुकी है और बी के हैपन होने के बाद में ए को हैपन होना है, तो ए के लिए बी सैंपल स्पेस का काम करेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, दो डाइस को थ्रो किया, गिवन है कि सम 8 आया है, यानी 8 आ चुका है, तो जो 5 केस मैंने यहाँ पे लिखे थे वो सैंपल स्पेस का काम करेंगे। किसके लिए, जो आगे मैं इवेंट बना रहा हूँ, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहले डाइस पर इवन नंबर आया हो, तो ए के लिए बी सैंपल स्पेस का काम करेगा। तो ए फॉर गिवन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ये तो बी नीचे आ गया, है ना। अब एक मैं पहले डाइस पर इवन नंबर आया हूँ, तो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ 2 6 3 5
4 4 5 3 6 2, ये सैंपल स्पेस का काम करेंगे। अब फेवरेबल में कौन से केस होंगे, इनमें से हमें उन केसेस को, यानी ए पहले डाइस पर इवन नंबर आया तो पहले डाइस पर इवन नंबर भी हो और सम भी 8 आना चाहिए, दोनों बातें हो, सम भी, ऐसा नहीं पहले डाइस पर इवन नंबर आए कि अगर हम बात करेंगे तो टोटल 36 ये केसेस होते सैंपल स्पेस, तो उसमें से 18 आधे आ जाएंगे। समझ में आया क्या? तो हमें वो सारे केस नहीं, हमें तो वो केस देखना है जिसमें सम भी 8 हो और पहले डाइस पर इवन भी है, यानी ए को बी के साथ हैपन होना पड़ेगा, यानी ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस। तो बच्चों ये जो 3 केसेस आएंगे ये ए में भी हैं और बी में भी हैं, तो ऊपर मुझे क्या लिखना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। आराम से थोड़ा फील करिए फॉर्मूले को, बी हैपन हो चुकी है और बी के हैपन होने के बाद में ए हैपन हो रही है, यानी ए के लिए बी सैंपल स्पेस का काम करेगा, इसलिए मैंने इससे डिवाइड दे दिया और बहुत अच्छी फील लाने के लिए एक एग्जांपल दे दिया, बहुत सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा। और ए को बी के साथ हैपन होना है इसलिए ऊपर क्या आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखना चाहें तो एक काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस से ऊपर और नीचे डिवाइड दे सकते हैं, n of A intersection B upon ns, ठीक है ना। तो ये सीन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना। तो फाइनली ये फॉर्मूला निकल आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A फॉर गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B फॉर गिवन A की मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B फॉर गिवन A, तो B एक्चुअली फॉर्मूला क्या था, जो इवेंट हैपन हो चुकी होती उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड देता है, B हैपन हो चुकी है तो B से डिवाइड, यहाँ पर A हैपन हो चुकी है तो A से डिवाइड, ऊपर वही रहेगा। इसको अगर मैं 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, तो 1 और 2 से एक और रिजल्ट मैं लिख सकता हूं, from 1 and 2 we can write probability of A intersection B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा probability of B into probability of A intersection B। probability of A intersection B का मतलब वो इवेंट ए और बी दोनों के एक साथ हैपन होने की प्रोबेबिलिटी, ए भी हैपन हो और बी भी, एंड इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, ए और बी दोनों के ज्वाइंट अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गिवन बी। और अगर इसी रिजल्ट को मैं सेकंड इक्वेशन से निकालूं तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर गिवन, यानी दो इवेंट के ज्वाइंट अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जब हम बात करते हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ये ध्यान देते हैं जो इवेंट बाद में हो रही है उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगी, जैसे बी हैपन हो गई तो ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर ए हैपन हो गई है तो बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ये जो रिजल्ट है इसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। result star is known as generalized multiplication theorem, generalized multiplication theorem, and it can be extended to any number of events, मतलब 2 हो 3 हो कितनी भी इवेंट हो उसमें हम इस रूल को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल if we talk about the joint occurrence of 3 event A, B and C, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ए पहले हैपन हो गई, ए के बाद में बी हैपन हो रही तो बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इन केस अगर बी के बाद में सी हैपन हो रही है तो सी की प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अंडर द कंडीशन दैट ए एंड बी बोथ हैव बीन अकर्ड, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे। होमवर्क है आपका प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज बने पार्ट 1 कर लीजिएगा। पार्ट 1 में वही 10, 12, 15 क्वेश्चन है, बिल्कुल डीबीपी के फॉर्म में। ठीक है ना। ओके।